हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निकिता क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण। जो यह है सीटेट, एमपीटेट वर्ग 2, वर्ग 3 या कोई भी टेट एग्जाम हो सभी के लिए यूजफुल है। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अब देखते हैं समाजीकरण का अर्थ। तो समाजीकरण क्या होता है? जो हम समाज में रहते हैं ना, तो हमारे समाज में जो भी मानदंड है, नियम, संस्कृति, वही क्या है? समाजीकरण। अब देखते हैं समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। समाजीकरण यह सतत ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो, बच्चा जैसे जन्म लेता है और मृत्यु तक यह क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। क्यों चलती? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो जन्म से ही बच्चा अपने क्रियाओं को सीखने लगता है थोड़ी थोड़ी। और फिर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक यह क्रिया चलती रहती है, जिसके द्वारा एक बालक समाज के नियम, मूल, आदर्श, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, व्यवहार, सामाजिक भूमिका सीखता है तथा समाज का एक जिम्मेदार, सक्रिय और समयोजित सदस्य बनता है। तो जो समाजीकरण प्रक्रिया है यह कब से चलती है? जीवन भर चलती है, जन्म से मृत्यु तक। बच्चा जब से जन्म लेता है तभी से समाज के नियम, मानदंड, मूल, आदर्श, रीति रिवाज, सभी भूमिकाएं क्या है? सीखता है। यह तथा समाज के लिए क्या है? एक जिम्मेदार यह सक्रिय समयोजित सदस्य क्या है? बनता है। तो समझ में आए? बच्चा जब से जन्म लेता तभी से क्या उसके नियम, आदर्श, भाषा, संस्कृति सभी सीखते। यही क्या है? समाजीकरण। सरल शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंड, अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। व्यक्ति क्या है? समाज के जो मानदंड है या अपेक्षा, उसके अनुरूप क्या है? व्यवहार करना सीख जाता है और सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। और वह क्या है? सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। हम समाज के बचपन से ही समाज के मूल, आदर्श, संस्कृति, नियम सब सीखते। यही क्या कहलाता है? समाजीकरण। अब कुछ प्रमुख परिभाषा देखेंगे मनोविज्ञान से। तो पहली परिभाषा है बोगडर्स के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में मिलजुल कर रहना सीखता है और एक दूसरे के प्रति क्या उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। तो क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है किसके अनुसार? बोगडर्स के अनुसार, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में मिलजुल कर रहना सीखता है। व्यक्ति क्या समाज में रहना मिलजुल कर सीखता है और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। किसके अनुसार? बोगडर्स। ऐसे याद कर ले, व्यक्ति क्या है? मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। किसके अनुसार? बोगार्ड्स के अनुसार। और दूसरी परिभाषा है ग्रीन के अनुसार। ग्रीन मनोवैज्ञानिक क्या बताया? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक संस्कृति और सामाजिक जीवन को सीखता है। तो ग्रीन के द्वारा क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक संस्कृति और सामाजिक जीवन को सीखता है। किम्बल यंग ने क्या बताया? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक का क्या है? समूह का सदस्य बनता है। याद कर ले, किम्बल यंग व्यक्ति क्या होते हैं? जब किशोर अवस्था में क्या होता है? सामूहिक सदस्य बन जाते हैं। ऐसे याद। किम्बल यंग ने कैसे बताया? सामूहिक सदस्य बन जाता है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर है ग्रीन एवं गिलिन, दोनों ने क्या बताया? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक के जो मानदंड, नियम, आदर्श होते हैं उनके द्वारा क्या व्यवहार करना सीखता है। किसके अनुसार? गिलिन के अनुसार। और किम यंग के अनुसार क्या है? व्यक्ति सामूहिक सदस्य बन जाता है, ऐसे याद कर लेंगे। मैकावर एवं पेज के अनुसार, उनके अनुसार क्या है? समाजीकरण। तो समाजीकरण सामाजिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया। किसके अनुसार? मैकावर एवं पेज के। तो उनके अनुसार क्या है? सामाजिक प्रक्रिया वह है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करने और उसे बनाए रखने की क्या है? एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा वैसे कम पूछती है लेकिन थोड़ा बहुत याद कर लेंगे। सिर्फ इतना जानना, समाजीकरण क्या होता है? जो समाज में रहते हैं या व्यक्ति द्वारा समाज के मानदंडों, उसके आदर्श, उसकी संस्कृति, उसके भाषा के सीखने में किए गए जो व्यवहार सीखता है उसी को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अब समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं होती। तो अभी हमने पढ़ा समाजीकरण क्या है? जीवन पर्यंत चलता है।
जन्म से नेतृत्व होता है। कैसे होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया है सतत एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया। मतलब सामाजिकरण क्या है? सतत है, मतलब जीवन भर चलता है, कंटिन्यू, और सार्वभौमिक सभी जगह। तो यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है? निरंतर प्रक्रिया है सामाजिकरण की फर्स्ट विशेषता। नेक्स्ट है संस्कृति का समावेशन। अब सामाजिकरण कैसे होता है? संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप होता है, तो इसमें संस्कृति का समावेशन भी होता था। कैसे? इसके द्वारा बालक अपनी संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है, मतलब सीखता है, उसको अनुकरण करता है। आत्मसात मतलब उसको अनुकरण या सीखता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व निर्माण। समाजीकरण से बालक की आत्मधारणा एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकसित होता है। क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है किसके द्वारा? समाजीकरण से। बालक की मतलब आत्मधारणा, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सर्वांगीण व्यक्तित्व का। यदि समाज अच्छा है तो व्यक्ति का क्या है? व्यक्तित्व भी अच्छा निर्माण, तो यह व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन। यह बालक को समाज की विभिन्न स्थितियों के साथ क्या करता है? समायोजन मतलब तालमेल बैठाना, आपसी संबंध अच्छे करना। तो यह बालक को समाज की विभिन्न स्थितियों के साथ क्या है? तालमेल बिठाना सिखाती है। नेक्स्ट है अनुशासन और नैतिकता। समाज के स्वीकृत नियमों एवं नैतिक मूल्यों को विकास से होता है। मतलब यह अनुशासन और नैतिकता भी को होती है इसमें विशेषता। मतलब यह बालक या व्यक्ति को अनुशासन में रखना सिखाती है। इसके नैतिक मूल्य जैसे गलत या सही का भी ज्ञान कराती है। उत्तरदायित्व की भावना, तो यह नागरिक में समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य बोध भी उत्पन्न करती है। मतलब समाजीकरण के द्वारा उत्तरदायित्व की भावना या कर्तव्यनिष्ठ की भावना भी उत्पन्न होती है, विशेषता पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा समाजीकरण की विशेषता। ये निरंतर चलने वाली भी है, इससे उत्तरदायित्व की भावना, इसमें नैतिकता होता है, ऐसे याद कर लेंगे। समाजीकरण के प्रमुख उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे समाजीकरण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से। तो समाज के स्वीकृत नियमों, मूल्यों एवं मानदंडों का पालन करना सिखाना। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? कि समाज में जो भी स्वीकृत नियम है, मूल्य है, मानदंडों का पालन करना क्या है? सिखाना है। दूसरा, संस्कृति, विरासत एवं परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित। इसका क्या उद्देश्य है? जो संस्कृति है हमें विरासत से मिली हुई है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना है? स्थानांतरण करने का उद्देश्य है, ये नहीं कि भूल जाना। फिर बालक में सामाजिक संयोजन और अनुकूलन की क्षमता को क्या करना है? जो बालक में समाज के साथ तालमेल बैठाना या उसके साथ अनुकूलन की क्षमता विकसित करना, ये भी क्या है? समाजीकरण का उद्देश्य है। नैतिक चारित्रिक संवेगात्मक विकास को गति, जो नैतिक एवं चारित्रिक संवेगात्मक विकास होते, भावनाओं का कंट्रोल करना, ये भी समाजीकरण का क्या है? उद्देश्य। मतलब इन सब का विकास करना भी उद्देश्य है। नेक्स्ट, सहयोग, सहिष्णुता, भ्रातृत्व, सहानुभूति की भावना भी विकसित करना। एक उत्तरदायी व्यक्ति, कैसा व्यक्तित्व बनाना है? समझिए कि एक उत्तरदायी, विवेकशील, जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना भी क्या है? समाजीकरण का। मतलब एक व्यक्तित्व के विकास का निर्माण करना, मतलब उसमें एक उत्तरदायी, विवेकशील, जिम्मेदारी नागरिक का बनाना, इसका भी क्या है? एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब समाजीकरण, अब हमने उसका उद्देश्य पढ़ा, तो उद्देश्य कठिन है, ऐसे हम याद कर लें कि ऐसा ऐसा कार्य करती है। मतलब उसको संस्कृति नियमों का पालन करवाना, नैतिकता का विकास करना, उत्तरदायित्व, व्यक्तित्व में भावना का निर्माण करना, संवेदना पर कंट्रोल करना, ये सब क्या है? समाजीकरण, हमें यह उद्देश्य होती है, हमें उससे सीखने को मिलता। अब समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण कौन को प्रभावित करता है? परिवार। परिवार क्या है? समाजीकरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक माध्यम होता है, और विद्यालय क्या होता है? द्वितीय। याद रख लेंगे, समाजीकरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक माध्यम कौन होता है? ये से क्वेश्चन पूछे तो क्या कौन होता है? परिवार। कौन होता है? परिवार। तो क्या है? परिवार क्या है? समाजीकरण का प्राथमिक व सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम। यहाँ से व्यक्ति, बालक जो भाषा, संस्कार, नैतिक मूल्य व संवेदन सुरक्षा प्राप्त होती। मतलब परिवार से ही एक बालक को नैतिक, संस्कार और भाषा, ये संस्कृति की शिक्षा प्राप्त, जिससे बालक में अच्छे गुण का विकास होता है। ऐसे ना, परिवार, यदि परिवार अच्छा, परिवार में नैतिकता है, तो बालक में भी नैतिकता के गुण थोड़े बहुत जरूर आ जाते हैं। तो ये पहला कौन प्रभावित करता है समाजीकरण को? परिवार। यदि परिवार अच्छा है तो बालक का विकास भी, यह परिवार, बालक में अच्छे सामाजिक गुण विकसित होंगे।
दूसरा क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले क्या है, दूसरा माध्यम। द्वितीयक माध्यम जहाँ औपचारिक शिक्षा, अनुशासन, सामाजिक नियम, सहयोग या नेतृत्व के गुण विकसित होते, मतलब परिवार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा। विद्यालय क्या है, सामाजिकरण प्रभावित करने वाले का द्वितीय मध्य। इसके द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं वह औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन भी सीखता है, और उसके द्वारा अनुशासन, सामाजिक नियम जो होते हैं, सहयोग या नेतृत्व के गुण की भावना भी विकसित होती है। हमें स्कूल के द्वारा, जैसे हम बच्चा क्या है उसमें एक मॉनिटर बना, तो उसे क्या है, नेतृत्व का गुण विकसित होता है कि नहीं होता, तो होता है। तो स्कूल भी, ये विद्यालय भी सामाजिकरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मित्र समूह। तो सामाजिकरण को कौन प्रभावित, मित्र समूह। यदि मित्र मंडली क्या हो गई, अच्छी होगी, उसमें अच्छे भावना होंगे, उसमें अच्छे संस्कार होंगे, तो क्या है, बच्चा को उसी के अनुरूप अच्छे संस्कार, अच्छे गुण विकसित होंगे। तो मित्र मंडली भी क्या है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाली है। तो मित्र मंडली समवयस्क साथियों के साथ खेल कूद, बातचीत से सहयोग, प्रतिवर्षा व समानता और स्वतंत्रता का भाव आता है। नेक्स्ट, पड़ोस। यदि पड़ोस अच्छा है तो बच्चे में मानसिक या अच्छा वातावरण का विकसित होता है। तो पड़ोस क्या होता है, आसपास के वातावरण, सामाजिक संपर्कों से व्यवहारगत या सामाजिक कौशल का विस्तार होता है। मतलब यदि पड़ोस अच्छा है, बाहर बगल वाला, ये हमारे पड़ोस कैसे अच्छे हैं, उनमें अच्छे के गुण हैं, नैतिकता वाले अच्छे भावना, तो वैसे ही बालक का सामाजिकरण का प्रभावित करता है, मतलब बालक में भी अच्छे गुण आते हैं। नेक्स्ट, संस्कृति। संस्कृति से हमें क्या सीख मिलता है, खान पान, रीति रिवाज, जीवन शैली बालक के दृष्टिकोण के आकार को क्या है, बदल देती। मतलब यदि संस्कृति अच्छी है, उसके खान पान, उसका रीति रिवाज, धर्म, ये सब अच्छे से है, सामाजिकरण को ये भी प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट, इनको रखना नहीं। आर्थिक स्थिति क्या, यदि परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति है तो बालक का डेवलपमेंट भी क्या हो, अच्छा हो, सामाजिकरण भी अच्छे विकसित होगा, उसमें कोई हीन भावना नहीं होगी, मतलब उसमें अच्छी भावना विकसित होंगी। और फिर संचार माध्यम, ये भी क्या, सामाजिकरण को प्रभावित करता है। टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, समाचार पत्र, बालिका की सोच, विचार और आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म और समुदाय भी, यदि अच्छे धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं तो वह समाज को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक नैतिक मूल्य सिखाते हैं, धर्म के द्वारा क्या, आध्यात्मिक व नैतिक मूल्य सिखाते हैं, तथा सामुदायिक सहभागिता की भावना का क्या होता है, विकास करते हैं। किसका, सामुदायिक भावना का विकास करते हैं। नेक्स्ट, भाषा। सामाजिक विचार विमर्श और संचार संबंधों का निर्माण मुख्य आधार है। भाषा भी क्या है, हमें जो विचार व्यक्त करते हैं उसका क्या होता है, मुख्य। तो भाषा भी क्या है, सामाजिकरण को प्रभावित करती। शिक्षक एवं बुद्धि, यदि शिक्षक अच्छे हैं, उसकी बुद्धि अच्छी है, तो क्या है, समाज को प्रभावित करता है। शिक्षक का आदर्श व्यवहार बालक का बौद्धिक स्तर सीखने समयोजित की गति तय करता है। यदि शिक्षक का अच्छा व्यवहार है, बालक के प्रति पॉजिटिव सकारात्मक सोच है, तो बालक का बुद्धिक स्तर क्या होगा, तीव्र विकास होगा। अब सामाजिकरण के प्रमुख एजेंसी होती है, मतलब अभिकरण होते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय। सक्रिय एजेंसी मतलब सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण, ये एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसकी दो एजेंसी होती है, एक सक्रिय होती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, एक निष्क्रिय जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती। तो सक्रिय एजेंसी जिनमें प्रत्यक्ष और दो तरफा संवाद होता है, मतलब ऐसी एजेंसी जिसमें दो तरफा संवाद होता है। उदाहरण, परिवार, विद्यालय, मित्र। कौन कौन, परिवार, विद्यालय और मित्र। तो ये क्या होती है, सक्रिय एजेंसी होती है। परिवार, विद्यालय, मित्र, समूह, पड़ोस। इसमें मतलब जैसे हम परिवार से बात करते हैं तो दोनों तरफ क्या होता है, संवाद होती है, कन्वर्सेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं, सक्रिय एजेंसी। तो कौन कौन सी होती हैं, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, मित्र हो गया, समूह और पड़ोस। निष्क्रिय क्या होती है, जो बालक को प्रभावित करती परंतु बालक तुरंत सीधी प्रभावित नहीं दे पाता, वन वे कहलाता। उदाहरण, सार्वजनिक पुस्तकालय, पुलिस, रेलवे स्टेशन, मीडिया। अब देखो, सार्वजनिक पुस्तकालय कैसे, जैसे हम लाइब्रेरी जाते हैं तो पुस्तकालय हम पढ़ते, मतलब पुस्तक तो पढ़ते हैं
तो हमें क्या है, प्रभावित तो करती, लेकिन वह दोनों तरफ नहीं होती, वो संवाद थोड़ी करती, हमसे बातचीत थोड़ी करती, उसको हम खुद मतलब पढ़ते हैं। और जैसे पुलिस है, पुलिसों के द्वारा हमें कुछ चीज़ सीखने को मिलती है, लेकिन क्या उससे हम बातें करते हैं। सोशल मीडिया भी एक तरफा होता है, मतलब हमें उसे देखकर प्रभावित तो होते हैं, लेकिन जरूर थोड़ी उससे हम संवाद करेंगे। तो सामाजिकरण को प्रभावित करने के वाली एजेंसी कौन सी होती है? एक सक्रिय होती है, एक निष्क्रिय। तो सक्रिय में कौन कौन होता है? पड़ोस, परिवार, मित्र, विद्यालय, ये सब क्या है? सक्रिय। निष्क्रिय कौन सी हो जाएंगी? मीडिया हो जाएगा, मतलब जन संचार, सार्वजनिक, पुस्तकालय, पुलिस, रेलवे स्टेशन और मीडिया। अब हम सामाजिकरण के प्रमुख सिद्धांत पूछेंगे, इनसे क्वेश्चन बल्कि पूछे जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या देखा? सामाजिकरण का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य और उसकी एजेंसियां। अब हम देखेंगे उसके कुछ सिद्धांत सामाजिकरण के। तो पहला सिद्धांत है चार्ल्स हार्टन कोली, मतलब इन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया, मतलब कैसे सामाजिकरण का डेवलप होता है, उन्होंने ऐसे बताया। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? दर्पण आत्म सिद्धांत, मतलब बालक दर्पण में देखकर कुछ चीजें सीखता है। तो चार्ल्स हार्टर कुले ने कौन सा सिद्धांत दिया? दर्पण आत्म सिद्धांत। तो परिचय कुले एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, कहाँ के थे? अमेरिका के। उनके अनुसार बालक का व्यक्तित्व केवल अनुवांशिक गुणों से नहीं होता। उन्होंने बताया कि बालक के व्यक्तित्व का गुण का विकास केवल अनुवांशिक से नहीं होता, बल्कि समाज की प्रतिक्रियाओं से भी निर्मित होता है। मतलब उन्हें बताया कि बालक का निर्माण केवल अनुवांशिक के गुणों से नहीं है, बल्कि समाज में जो भी प्रतिक्रिया, जो भी मतलब नियम, ये जो भी आदर्श मानदंड, उनके क्रियाओं से निर्मित होता है। मुख्य विचार, समाज व्यक्ति के लिए एक दर्पण है की तरह करता है। मतलब उन्होंने क्या बताया? दर्पण आत्मसिद्ध, समाज क्या है? व्यक्ति के लिए दर्पण के तरह कार्य करता है। यदि व्यक्ति स्वयं की छवि दूसरों के दृष्टिकोण से देखता है, तो कुलिक ने सामाजिकरण में कि प्राथमिक समूह जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। मतलब व्यक्ति स्वयं की छवि को दूसरी दृष्टिकोण से देखता है। मतलब कैसे दूसरी दृष्टिकोण? जैसे कोई कुछ बोल दिया, जैसे मैंने बोला आप अच्छे हो, तो वह क्या होगा? देखेगा कि मेरे को किसी ने कुछ अच्छा बोला, तो अपने आप को कैसे दूसरों के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दे। कोई उसको गलत कह देगा तो गलत मान लेगा, मतलब उसी में वो टेंस हो जाएगा। और जो कोई अच्छा बोल देगा तो अच्छा व्यवहार करेगा, मतलब वह दूसरों के प्रति दृष्टिकोण से अपने आप को ढालता है। विकास के कुली ने बताया विकास के 3 चरण होते हैं, एक धारणा, मूल्यांकन और आत्मधारणा। व्यक्ति कल्पना करता है कि वह दूसरों को कैसा दिखाई दे रहा है। मतलब उन्होंने दर्पण आत्म सिद्धांत दिया है ना, उसमें मतलब व्यक्ति दूसरों के हिसाब से चलता है। वह यह सोचता है, व्यक्ति कल्पना करता है, मतलब उसमें धारणा बन जाती है कि मुझे दूसरे व्यक्ति किस तरह दिखाई देते हैं, मतलब मैं दूसरों के प्रति कैसा दिखता हूँ, अच्छा दिखता हूँ कि नहीं, मैं बुरा तो नहीं हूँ, मतलब मैं सुंदर हूँ कि नहीं, वह दूसरों के प्रति अपने प्रति धारणा बना लेता है और दूसरों को दिखाने के लिए। मूल्यांकन, वह अनुमान लगाता है कि लोग उसके व्यवहार का मूल्यांकन क्या कर रहे हैं, मतलब वह मूल्यांकन भी करता है खुद का कि वह जैसा है उससे दूसरे लोग कैसे देख रहे हैं, उसका दूसरे लोग कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं। धारणा हो गई पहली अवस्था में, दूसरी चरण में मूल्यांकन। तीसरा है आत्मधारणा, तो दूसरों की सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर उसमें आत्मविश्वास या हीन भावना विकसित होती। मतलब उसे आत्मधारणा, मतलब दूसरे के प्रति जैसे दूसरे लोग बोलें, यदि उसे अच्छा बोलेंगे तो उसे विश्वास पैदा होगा, लेकिन उसी के प्रति क्या कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसे क्या होगा? हीन भावना होगी, ये निराशा पैदा होगी। तो कोली ने आत्मदर्पण सिद्धांत में 3 चरण बताए, ये विकास के 3 चरण। पहला है धारणा, मतलब व्यक्ति धारणा बना लेता है दूसरों के प्रति, मतलब अपने दिखाने के लिए दूसरों को दृष्टिकोण यूज करता है। फिर मूल्यांकन करता है, खुद का मूल्यांकन करता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं। तीसरा आत्मधारणा, वह दूसरों के सकारात्मक या नकारात्मक चीजों को अपने के प्रति धारण करता है। मतलब कोई अच्छा बोलेगा तो उसे अच्छा लगेगा, कोई गलत बोलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उसमें निगेटिविटी आ जाती है। अब इसका शैक्षिक महत्व, तो शिक्षकों को बच्चों को सकारात्मक प्रोत्साहन, मतलब
जो आत्मदर्पण का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि शिक्षक को बच्चों को सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से उन्हें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। फिर दूसरा सिद्धांत है किसका, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसमें क्या होता है, भूमिका ग्रहण सिद्धांत। भूमिका ग्रहण सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो इसके अनुसार, मीड के अनुसार बालक समाज में दूसरों की भूमिकाओं को अभ्यास करके सामाजिक नियम और व्यवहार सीखता है। मतलब जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके व्यवहारों को सीखकर सामाजिक भूमिका को अभ्यास करके ये सामाजिक नियम और व्यवहार सीखता है। इनके व्यवहार को मैं और मुझे कहा जाता है, हर्बर्ट मीड के सिद्धांत का। मीड मतलब मैं और मुझे। इन्होंने अपने मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी, हर्बर्ट मीड ने। मैं, आई का मतलब व्यक्ति की अनियोजित, सहज और स्वैच्छिक रचनात्मक प्रतिक्रिया, और मुझे समाज के नियमों, अपेक्षाओं, मूल्यों और मानदंडों का संयोजन। तीनों ने बताया, मीड के अनुसार, हर्बर्ट मीड का जो सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि मैं और मुझे मतलब मैं अपने व्यक्तित्व अनियोजित, मतलब मेरे सिद्धांत जो मेरे व्यक्ति के अनियोजित, सहज और स्वैच्छिक रचनात्मक प्रक्रिया उसके अनुसार, और मुझे जो, मुझे का मतलब होता है समाज के नियमों या मूल्यों का, मानदंडों का क्या करना, समावेश। तो सामाजिकरण क्या है, आई और मी के बीच क्या है, संतुलन का परिणाम। किसने बताया, मीड ने कहा सामाजिकरण जो है, आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे, जो समाज देखता है उसके बीच क्या है, संतुलन का परिणाम है। अब इनकी तीन अवस्था किसने दी, मीड ने, सामाजिकरण की। तो पहली अनुकरण अवस्था, यह 0 से क्या होती है, 3 वर्ष की होती है। कब होती है, 0 से 3 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा बिना समझे दूसरे की केवल क्या करता है, नकल करता है, जैसे पिता की तरह फोन का क्या है, कान पर लगाना। मतलब बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा। जैसे कोई बच्चा पिता या माता को फोन देखता है कि वो कान में, तो वैसे बच्चा करता है। या कोई भी क्रिया, जिसे चप्पल पहनना या कुछ भी, तो बच्चा अनुकरण के द्वारा क्या है, सीखता है। तो कब से पीरियड टाइम होता है, 0 से 3। किसने बताया, मीड ने। दूसरा खेल अवस्था, बच्चा एक समय में एक भूमिका ही निभाता है। यहाँ वह सिग्निफिकेंट अदर्स, महत्वपूर्ण अन्य, जैसे माता पिता, डॉक्टर का अभिनय करता है। मतलब बच्चा कैसे सीखता है, खेल अवस्था के द्वारा। बच्चा जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चा होते हैं तो वो कुछ मतलब काल्पनिक चीज, काल्पनिक खेल खेलते, जैसे डॉक्टर बनकर या कोई अच्छी, या माता पिता बनकर खेलते। इससे भी वो बच्चा क्या है, समाज की, मतलब जो भी समाजीकरण की क्रिया है, मानदंड, उसको सीखता है। तीसरा खेल समूह अवस्था, मतलब ये 6 वर्ष के बाद बच्चा एक साथ कई भूमिका और नियमों को समझते। यहाँ यह जनरल आदर्श, ये समानीकृत अन्य, यानी समाज के नियमों को अपनाता है, समान नियमों को अपनाता है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कौन सा सिद्धांत दिया, मैं और मुझे। मैं मतलब खुद की क्रियाएं करना, मुझे मतलब जो समाज के अनुरूप जो भी चल रहा है उनको अपने में लाना। और उन्होंने 3 अवस्था बताई विकास की। पहली है अनुकरण, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, 0 से 3 वर्ष। दूसरा खेल अवस्था, बच्चा खेल में अभिनय करके भी सीखता है। दूसरा खेल समूह अवस्था, इसमें समूह के द्वारा, खेल में जो समूह क्रियाएं होती उनके द्वारा सीखता है। अब इसका क्या है, कक्षा में रोल प्ले गतिविधियां, समूह का असहयोगात्मक खेलकूद को बढ़ावा दे। मतलब शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि बच्चों को कक्षा में रोल प्ले, मतलब जैसे कोई नाटक होता है उसमें प्ले करने को दें, और सामूहिक गतिविधियां कराएं, और सहयोगात्मक खेलकूद को बढ़ावा दे। अब तीसरा सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। तो बंडूरा के अनुसार बच्चा दूसरे के व्यवहार को अवलोकन करके सीखता है। मतलब बच्चा क्या है, इसमें क्या है, जो दूसरों का व्यवहार है उसका अवलोकन करके क्या है, बच्चा सीखता है। किसमें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। इसे अवलोकनात्मक, मतलब बंडूरा का जो है अधिगम सिद्धांत, इसे अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहते हैं या मॉडलिंग भी कहते हैं।
देखो जैसे कोई बच्चा क्या है किसी को रोल प्ले मानकर अपनी मतलब कोई जैसे व्यक्ति जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने अपना रोल मॉडल मान लिया, उसके अनुसार ही वह सीखता है। या कोई भी मतलब क्रिया है तो इसमें क्या बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। इससे मतलब बच्चा क्या है कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसके अनुसार सीखता है, उसकी कॉपी करके उसका नकल करके, तो इसी को क्या कहते हैं अनुकरण सीखता है। इसमें बच्चा क्या है अवलोकन, जो मतलब बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत, इसे अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ऑब्जर्व मतलब बच्चा ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि कोई कैसी क्रियाएं करता है। प्रमुख अवधारणाएं हैं इसकी पारस्परिक और बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत को मॉडलिंग भी कहते हैं और अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब कुछ अवधारणाएं पारस्परिक निर्धारणवाद, व्यक्तित्व का व्यवहार पर्यावरण और व्यक्तित्व कारक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। जो मतलब पारस्परिक निर्धारण व्यक्ति का जो व्यवहार है वह पर्यावरण और व्यक्तिगत कारक के एक दूसरे को क्या करते हैं निर्धारण। आत्म प्रभावकारिता, स्वयं की क्षमता पर विश्वास की व्यक्ति किसी कार्य को सफलतापूर्वक कार्य कर सकता। मतलब जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है अपनी क्षमता पर तो वह कुछ उपलब्धियां या सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रतिनिधित्व पुनर्बलन, दूसरों को मिलने वाले पुरस्कार या दंड को देखकर सीखना। मतलब कोई प्रतिनिधित्व पुनर्बल देता है या मतलब उसको पुरस्कार या प्रोत्साहित करता है, उसके देखकर भी सीखना क्या है बच्चा समाज की क्रिया को सीखता है। अवलोकन सीखने की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला ध्यान, मतलब ध्यान लगाकर बच्चा कोई चीज अनुकरण करेगा तो उसको पहले क्या करेगा ध्यान अच्छे से देखेगा, फिर स्मृति उसे अच्छे से याद करेगा, फिर रिप्रोडक्शन उसको पुनरुत्पादन करेगा, फिर अभिप्रेरणा मोटिवेट होकर। तो अवलोकन सीखने की क्या होती है 4 प्रक्रिया। पहला ध्यान, दूसरा स्मृति, तीसरा पुनरुत्पादन, चौथा मोटिवेशन। ये क्रम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछ सकते हैं इसको क्रम में जमाई, पहले अभिप्रेरणा देगा ऐसे, तो क्रम में जमाने में पूछा जाता है। तो अवलोकन अधिगम की 4 प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं याद रखेंगे। पहला ध्यान, दूसरा स्मृति, तीसरा पुनरुत्पादन, चौथा अभिप्रेरणा। याद रखिएगा ना, याद रखना, याद रखिएगा। अवलोकन सीखने की 4 प्रक्रियाएं होती कौन कौन सी, ध्यान, स्मृति, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। और जो प्रसिद्ध प्रयोग उन्होंने किसमें किया था बोबो डॉल में। बच्चों ने वयस्कों की गुड़िया के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हुए स्वयं भी वैसा व्यवहार बच्चों ने देखा। जो एक गुड़िया होती डॉल होती उसमें बच्चे क्या है उसके प्रति आक्रामक व्यवहार या अच्छा व्यवहार करते, उसको देखकर उन्होंने सीखा कि वो स्वयं भी कैसे व्यवहार दोहराएगा। तो बोबो डॉल का प्रयोग किसने किया था तो याद रखेंगे अल्बर्ट बंडूरा ने। किस अधिगम में, सामाजिक अधिगम में। असामाजिक अधिगम को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है। इसमें बच्चा अवलोकन या अनुकरण करके सीखता है। इसकी 4 क्रियाएं होती कौन कौन सी, ध्यान, स्मृति, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। अब हम इसको थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं जो ने पढ़ा। तो दर्पण आत्मा का सिद्धांत किसने दिया, कुली ने। 4 झारखंड कुली। इसमें दर्पण प्राथमिक समूह है, आत्मधारणा और भूमिका ग्रहण या रूल टेकिंग का सिद्धांत किसने दिया है तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, आई और मुझे कहकर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अभी हमने पढ़ा अल्बर्ट बंडूरा ने। इसमें क्या है मॉडलिंग सिद्धांत कहा जाता है, बेबी डॉल का प्रयोग करा है। ऐसे रेसिप्रोकल डिटरमाइंड भी कहते हैं। प्राथमिक समाजीकरण कौन होता है तो परिवार। द्वितीय विद्यालय। निष्क्रिय एजेंसी कौन होती है जो हमें मतलब उसको देख कर ही सीखते, जैसे पुस्तकालय हो गए, मीडिया हो गया, पुलिस हो गए, रेलवे स्टेशन। तो क्या होती हैं निष्क्रिय एजेंसियां होती हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।